Hi everyone, good evening to all. Today we are going to create one more playlist जिसमें हम ह्यूमन राइट्स लॉ के रिगार्डिंग डिफरेंट एग्जाम्स में पूछे गए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे जो हमारे यूजीसी नेट लॉ एंड अदर लॉ रिलेटेड एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है एंड फर्दर ये रिवीजन में भी काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। तो आज ये पहला सेशन है, तो चलो स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना ह्यूमन राइट्स लॉ के रिगार्डिंग उन सभी इम्पॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को जो हमारे एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। तो आज के सेशन में हम इन सभी क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। एक छोटा सा डिस्क्लेमर, ये सभी क्वेश्चंस जो सॉल्व करे गए हैं ये रिसर्च ओरिएंटेड एक्सप्लेनेशन के साथ है। डैट मीन्स कि इसमें जितने भी इंफॉर्मेशन कोडेड है वो सभी ऑथेंटिक है, तो आप इस पर रिलाई कर सकते हो। तो चलो स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना ह्यूमन राइट्स लॉ। तो सबसे पहले हम ह्यूमन राइट्स लॉ ही समझते हैं क्या होता है। तो देखो, जो ह्यूमन राइट्स लॉ है ये एक स्पेशलाइज्ड लीगल फ्रेमवर्क है जिसके लिए बहुत सारे इंटरनेशनल कन्वेंशन और विद इन नेशन ऐसे कन्वेंशन बनाए गए हैं जो ह्यूमन राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए है। ह्यूमन राइट्स को प्रोटेक्ट करना मतलब उनके फंडामेंटल फ्रीडम को प्रोटेक्ट करना, उनके इनहेरेंट डिग्निटी को प्रोटेक्ट करना और कुछ बेसिक राइट, ठीक है, उनको प्रोटेक्ट करने को ही हम ह्यूमन राइट्स लॉ में इनकॉर्पोरेट करते हैं। ठीक है, तो इसके लिए हमारा जैसे यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑन ह्यूमन राइट्स जो है UDHR, ये 10 दिसंबर 1948 को स्टेब्लिश हुआ था। ठीक है, ये ह्यूमन राइट्स लॉ के लिए काम करता है। ऐसे ही बहुत सारे स्टैट्यूट्स है जो ह्यूमन राइट्स के लिए वर्क करते हैं। तो इस सेशन में हम बस क्वेश्चन आंसर सॉल्व करने जा रहे हैं। तो देखो, इसमें जो सबसे पहला क्वेश्चन है इन्होंने पूछ रखा है कि जो इंटरनेशनल वुमेंस डे है वो कब सेलिब्रेट किया जाता है। तो जो इंटरनेशनल वुमेंस डे है वो 8 मार्च को सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है, और ये सेलिब्रेट करते हुए लोगों का पर्सपेक्टिव क्या है कि ऑनर करा जाए पॉलिटिकल, कल्चरल, इकोनॉमिक, सोशल अचीवमेंट ऑफ वुमेन को, है ना, ताकि एसिलरेट किया जा सके जेंडर इक्वालिटी। ठीक है, दैट्स वाई इंटरनेशनल वुमेंस डे सेलिब्रेट होता है कब, 8 मार्च को। अब जो आपका अगला क्वेश्चन है इसमें आपसे पूछा जा रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 1 ऑफ द यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। तो जो यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स है, ठीक है, इसे देखो एक इन्फॉर्मेशन मिल रही है, ये 1948 में इस्टेब्लिश हुआ था कब, 10 दिसंबर को। ठीक है, तो इसका जो आर्टिकल 1 है वो क्या कहता है, आर्टिकल 1 जो है वो क्या कहता है, ऑल ह्यूमन बींग्स आर बॉर्न फ्री एंड इक्वल इन राइट्स एंड डिग्निटी, है ना। ह्यूमन राइट्स डिक्लेरेशन का आर्टिकल 1 क्या कहता है, हर जो ह्यूमन बींग है वो फ्री पैदा हुआ है और उसको हकदार है इक्वल राइट और डिग्निटी का। ठीक है, तो ये एक फाउंडेशनल फिलॉसफी है ह्यूमन राइट्स की जो एम्फसाइज करता है ह्यूमन राइट्स के फ्रीडम को। ठीक है, अब देखो आपका जो अगला क्वेश्चन है उसमें आपसे पूछा जा रहा है कि जो रीजनल ह्यूमन राइट्स कोर्ट है वो कौन से कंट्री में नहीं है। तो यहाँ पे अमेरिका, बाकी इन सभी में रीजनल ह्यूमन राइट्स कोर्ट है। ठीक है, अब इसमें है। अब जो आपका अगला क्वेश्चन है इसमें क्या पूछा जा रहा है, विच प्रोटोकॉल टू यूरोपियन कन्वेंशन ऑन ह्यूमन राइट्स हैज एबॉलिस्ड यूरोपियन कमीशन ऑन ह्यूमन राइट्स। तो कौन सा प्रोटोकॉल था, तो प्रोटोकॉल 11 था, है ना। प्रोटोकॉल 11 ने एबॉलिश कर दिया यूरोपियन कमीशन ऑफ ह्यूमन राइट्स को। अब ये चेंज होकर क्या हो गया है, यूरोपियन कन्वेंशन ऑन ह्यूमन राइट्स हो गया। ठीक है, प्रोटोकॉल 11। अब जो आपका अगला क्वेश्चन है इसमें आपसे पूछा जा रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग कन्वेंशन हैज़ नाइदर इंटरस्टेट कम्युनिकेशन प्रोसीजर नार इंडिविजुअल कम्युनिकेशन प्रोसीजर। तो इसमें से कौन सा ऐसा कन्वेंशन है ना, किस प्रिंसिपल में ये कन्वेंशन है जिसमें ना ही इंटरस्टेट कम्युनिकेशन का प्रोसीजर है ना ही इंडिविजुअल कम्युनिकेशन का प्रोसीजर है। वो हमारा कौन सा कन्वेंशन है, इंटरनेशनल कन्वेंशन ऑन राइट्स ऑफ चाइल्ड। ठीक है, UNCRC। अब देखो आपका जो अगला क्वेश्चन है इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि जो टर्म ऑफ ऑफिस होता है चेयरपर्सन और मेंबर्स का नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन NHRC अंडर प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट 1993, तो वो कितना होता है टर्म ऑफ ऑफिस। तो 3 साल का होता है या फिर एट द एज ऑफ 70 साल, जो भी इसमें से पहले हो। अगर कोई 3 साल का ड्यूरेशन पूरा कर लेता है तो वो भी चेयरमैन पद छोड़ना पड़ेगा,
या फिर अगर वो 70 साल की हो जाए तो भी। अब जो आपका अगला क्वेश्चन है इसमें आपसे पूछा जा रहा है जो चेयरपर्सन ऑफ नेशनल कमीशन ऑन माइनॉरिटी है उनको क्या समझा जाना चाहिए। जो चेयरमैन पर्सन है किसके, चेयरमैन पर्सन है नेशनल कमीशन ऑन माइनॉरिटी को, उन्हें क्या समझा जाता है, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन। ठीक है, तो ये जो प्रोविज़न है कमीशन ऑन माइनॉरिटीज़ ये कहाँ पे फॉल करता है, अंडर सेक्शन 3 क्लॉज 1 ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट 1993 में ना, सेक्शन 3 क्लॉज 1 में इसके लिए प्रावधान दिया गया है कि चेयरपर्सन ऑफ नेशनल कमीशन ऑन माइनॉरिटी राइट्स को क्या समझा जाना चाहिए, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन। अब जो आपका अगला क्वेश्चन है इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि हमें इंडिकेट करना है वो ऑर्डर जो कि ह्यूमन राइट्स के डिफिनेशन के लिए दिया गया है। तो सबसे पहले यहाँ से हमें एक इन्फॉर्मेशन ये मिला कि जो ह्यूमन राइट्स का डेफिनेशन है वो किस सेक्शन में दे रखा है, सेक्शन 2 क्लॉज डी में। तो सेक्शन 2 क्लॉज डी ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट 1993 क्या कहता है कि जो ह्यूमन राइट्स है उसका मतलब क्या होता है, राइट्स रिलेटिंग टू लाइफ, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल गारंटीड बाय कॉन्स्टिट्यूशन और embodied in international covenants and enforceable by courts in India। ठीक है, तो ये ह्यूमन राइट्स का डेफिनेशन है। तो इसके तहत सबसे पहले हमारा क्या आएगा, लाइफ, फिर लिबर्टी, फिर इक्वालिटी एंड देन डिग्निटी। ठीक है, लाइफ, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड डिग्निटी। तो इसमें 1 2 3 4 सही है। अब यहाँ पे देखो आपसे पूछा जा रहा है जो चेयरपर्सन है NHCR के वो कौन है। जो NHCR की जो चेयरपर्सन है वो करेंट वो जस्टिस वी रामा सुब्रमण्यम है ना। करेंट जो चेयरपर्सन है NHCR ऑफ इंडिया वो कौन है, जस्टिस वी रामा सुब्रमण्यम। अब देखो आपका जो अगला क्वेश्चन है उसमें आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सा जो इंटरनेशनल कन्वेंशन है वो कब आया था। तो जो मैग्ना कार्टा है वो 1215 में आया था। इंटरनेशनल कन्वेंशन ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट 1966 में आया था। यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स 1948 में आया था। कन्वेंशन ऑन राइट्स ऑफ चाइल्ड 1989 में आया था। ठीक है, अब देखो अगला आपका जो क्वेश्चन है, इंडिया इज़ नॉट अ पार्टी टू, इंडिया जो है इंटरनेशनल कन्वेंशन ऑन सिविल राइट्स एंड पॉलिटिकल पार्टी का मेंबर है। ठीक है, इंटरनेशनल कन्वेंशन ऑन इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल राइट्स का भी मेंबर है इंडिया। कन्वेंशन ऑन राइट्स ऑफ चाइल्ड इसका भी मेंबर है इंडिया। ठीक है, बट जो अभी मेंबर नहीं है वो किसका नहीं है, ऑप्शनल प्रोटोकॉल टू इंटरनेशनल सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स इसका नहीं है। ठीक है, तो इसमें यही करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अब जो आपका अगला क्वेश्चन इन्होंने पूछ रखा है वो क्या पूछा है, द कन्वेंशन ऑन एलिमिनेशन ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वुमेन ये कब फोर्स में आया था। तो ये जो है फोर्स में आया था 3 सितंबर 1981 में, और इसे अडॉप्ट कब किया गया था, 18 दिसंबर 1979। ठीक है, ये अडॉप्टमेंट ईयर है और ये कमेंसमेंट ईयर है जब लागू हुआ था। ठीक है, तो यहाँ पे हमसे कमेंसमेंट ईयर पूछा गया है, तो 1981 सही ऑप्शन होगा। अब यहाँ पे देखो आपसे पूछा जा रहा है जो कमिटी ऑन इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल राइट्स वॉज इस्टेब्लिश्ड अंडर इकोसॉक रिजोल्यूशन नंबर 17 ये कब अडॉप्ट हुआ था, ये अडॉप्ट हुआ था 28 मई 1985 को। ठीक है, क्या अडॉप्ट हुआ था, कमिटी ऑन इकोनॉमिक, सोशल, कल्चरल राइट्स कब इस्टेब्लिश हुआ था, 28 मई 1985 को। अब देखो आपका जो अगला क्वेश्चन है उसमें आपसे पूछा जा रहा है जो चौथा जनरेशन है ह्यूमन राइट्स का वो किससे रिलेटेड है। तो ह्यूमन राइट्स का जो चौथा जनरेशन है वो राइट टू कम्युनिकेशन से रिलेटेड है। ठीक है, क्योंकि ये जो एरा चल रहा है वो डिजिटल एंड इंफॉर्मेशन राइट्स का एरा है। ठीक है, और इसने एक्सपेंड कर दिया है ट्रेडिशनल फ्रेमवर्क टू ह्यूमन डिग्निटी एंड प्राइवेसी को। तो जो चौथा जनरेशन है वो क्या है, राइट टू कम्युनिकेशन, दैट इज़ डिजिटल एंड इंफॉर्मेशन राइट्स एरा। अब देखो आपका जो अगला क्वेश्चन है उसमें आपसे क्या पूछा जा रहा है, हमें ये बताना है कि जो फर्स्ट जनरेशन है वो किसके लिए था, सेकेंड जनरेशन जो है वो किसके कौन से राइट के लिए था, थर्ड जनरेशन जो है ह्यूमन राइट्स का वो किस राइट के लिए था, और थियोरेटिकल अप्रोच टू ह्यूमन राइट्स वो किसके लिए था। तो ठीक है, तो देखो यहाँ पे जो पहला जनरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स है वो किससे रिलेटेड है, सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स से।
जो सेकेंड जनरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स है वो किससे रिलेटेड है, इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल राइट्स से। जो थर्ड जनरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स है वो किससे रिलेटेड है, कलेक्टिव राइट्स और सॉलिडेरिटी। और यहाँ पे आपसे पूछा गया है थ्योरेटिकल अप्रोच टू ह्यूमन राइट, ये किससे रिलेटेड है, आइडियलिस्टिक थ्योरी ऑफ लॉ। ठीक है, अब देखो ये जो हमने अभी 3 जनरेशन देखा ह्यूमन राइट्स का, इसको क्लासीफाई किसने करा है, इसका क्लासिफिकेशन फ्रेंच के जो ज्यूरिस्ट थे, नाम है उनका करेल वसाक, इन्होंने 1979 में जो हमारा 3 जनरेशन ह्यूमन राइट्स है उसको क्लासीफाई करा था। ठीक है, क्या नाम है इनका, करेल वसाक। अब देखो आपका जो अगला क्वेश्चन है उसमें आपसे पूछा जा रहा है, इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स गिवन इन इट्स। अगर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में हम देखें तो जो सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स है वो कहाँ दे रखा है, पार्ट 3 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन दैट इज़ फंडामेंटल राइट्स में। फंडामेंटल राइट्स जो है वो आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 तक है। अब यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन पर्पज से जान लो, जो पार्ट 2 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो सिटीजनशिप है, जो हमारा आर्टिकल 5 से लेकर आर्टिकल 11 तक कवर है। पार्ट 4 जो है वो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है, जो आर्टिकल 36 से लेकर आर्टिकल 51 तक दे रखा है। और जो पार्ट 9 है वो पंचायत है, जो आर्टिकल 243 से लेके आर्टिकल 243 ओ तक दे रखा है। ठीक है, अब यहाँ पे हमसे पूछा जा रहा है, नो वन शैल बी सब्जेक्टेड टू आर्बिट्रेरी अरेस्ट, डिटेंशन और एक्जाइल। ये जो एबव लॉ है ना, जो यहाँ पे लिखा हुआ लॉ है, ये कहाँ पे मेंशन है, तो आर्टिकल 21 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है, राइट टू लाइफ है ना। तो ना ही क्रिमिनल प्रोसीजर में है, ना ही सिविल प्रोसीजर कोड में है। तो आप जब आर्टिकल 9 ऑफ यूनाइटेड डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स देखोगे तो उसमें ये एक्सप्लिसिटली मेंशन है ना, आर्टिकल 9 में, कि कोई भी पर्सन जो है उसको आर्बिट्रेरली अरेस्ट नहीं किया जाना चाहिए, ना ही डिटेंशन होना चाहिए। अगर यही हम प्रोविज़न अपने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में देखें तो वो आर्टिकल 22 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन्ड है। ठीक है, अब यहाँ पे हमसे पूछा जा रहा है स्टेटमेंट और असर्शन क्या है। तो जो आपका पहला असर्शन है वो क्या है, एडवांसमेंट ऑफ राइट्स ऑफ वुमन हैज़ बीन द कंसर्न ऑफ वर्ल्ड कम्युनिटी सिंस द एंड ऑफ वर्ल्ड वार सेकंड। सही बात है। ठीक है, तो ये बात यूएन चार्टर में मेंशन किया था। ठीक है, जब वो इक्वल राइट फॉर मेन एंड वुमेन बना रहे थे। अब देखो रीजन क्या दे रखा है, इन सेकेंड वर्ल्ड वॉर पॉपुलेशन ऑफ मेन वॉज सिग्निफिकेंटली डिक्रीज। तो देखो दोनों ही रीजन यहाँ पे सही है, बट ये जो रीजन है ये इसको सही से क्लैरिफाई नहीं करता। ठीक है, तो ए एंड आर दोनों ट्रू है, बट आज जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। अब यहाँ पे हमसे अगेन एक स्टेटमेंट बेस्ड है। ठीक है, तो यहाँ पे हमसे पूछा जा रहा है, चाइल्ड मस्ट बी गिवन द मीन्स रिक्विजाइट फॉर हिज नॉर्मल डेवलपमेंट बोथ मेटेरियली एंड स्पिरिचुअली। सही बात है ना, हमें बच्चों का वो मांग पूरा करना चाहिए जो उनकी नॉर्मल डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी है, चाहे वो मटेरियल हो चाहे स्पिरिचुअल हो। ये बात कहाँ मेंशन है, ये एक कोर प्रिंसिपल है जेनेवा डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स फॉर चिल्ड्रन जो है। ठीक है, ये जेनेवा डिक्लेरेशन में ये बात मेंशन है कि जो चाइल्ड है उनकी जो भी मांगे हैं, या तो वो मटेरियल हो या स्पिरिचुअल हो, उनकी नॉर्मल डेवलपमेंट के लिए जो भी ज़रूरत है वो हमें देना चाहिए। जेनेवा डिक्लेरेशन में मेंशन है। अब यहाँ पे इन्होंने रीजन दे रखा है स्पिरिचुअलिटी इज़ मटेरियल एंड मटेरियल इज स्पिरिचुअल। तो ये एक फॉल्स स्टेटमेंट है। ठीक है, तो ये बात गलत है। तो ए इज़ ट्रू, आर इज फॉल्स। अब यहाँ से हमसे पूछा जा रहा है, द मूवमेंट फॉर प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स गेंड ग्रेटर मोमेंटम आफ्टर। जो मूवमेंट चलाया गया है ना कि हमें ह्यूमन राइट्स का प्रोटेक्शन बढ़ाना है, इसने मोमेंटम गेन कर लिया। कब, आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वार। सेकेंड वर्ल्ड वार कब से कब हुआ, 1939 से लेके 1945 तक। अगर हम अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस देखें, ये वाला ऑप्शन सही है। ठीक है, कब ये मूवमेंट पकड़ लिया प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स, सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद। बट यहाँ पे इन्फॉर्मेशन के लिए अगर हम देखें तो जो अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस है वो 75 से लेके 83 तक चला था। ठीक है, ये फेमस है फॉर शॉर्ट हर्ट राउंड द वर्ल्ड। ठीक है, अब यहाँ पे देखो अटलांटिक चार्टर जो है वो 1941 का है, इम्पॉर्टेंट है। ये ज्वाइंट डिक्लेरेशन है जो इश्यू किया, किसने किया था, यूएस प्रेसिडेंट ने। और जो यूरोपियन कन्वेंशन है ह्यूमन राइट्स का,
वो 1950 में इस्टेब्लिश हुआ था, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जो फॉलोइंग पीरियड है डेजिग्नेटेड बाय यूनाइटेड नेशन इन द एक सेकंड बाय यूनाइटेड नेशन एज द यूएन डिकेड फॉर ह्यूमन राइट्स एजुकेशन, तो वो कौन सा डिकेड है जिसको यूनाइटेड नेशन ने डेजिग्नेट किया था ह्यूमन राइट्स एजुकेशन के लिए? वो हमारा 1995 से लेके 2004 वाला डिकेड है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो हमसे क्या पूछा जा रहा है, यहाँ पे हमसे पूछा जा रहा है एक अगेन स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। तो यहाँ पे पॉलिटिकल इम्प्लीकेशन ऑफ थ्योरी ऑफ नेचुरल राइट इज दैट ह्यूमन राइट्स बीइंग इनहेरेंट इन मैन एग्जिस्टेड प्रायर टू द बर्थ ऑफ स्टेट इटसेल्फ एंड कैन नॉट देयरफॉर बी वायलेटेड बाय द स्टेट। दैट मीन्स कि जब हमारा स्टेट को जब रिकग्निशन नहीं मिली थी, है ना, कि स्टेट कोई स्टेट है, उससे पहले ही ह्यूमन राइट्स इनहेरेंटली छुपा हुआ है। तो ये बात सही है पहला। और दूसरा देखो ह्यूमन राइट्स आर सीनियर टू स्टेट, बोथ, दोनों ही सही ऑप्शन है, ठीक है। बट जो आर है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है इस स्टेटमेंट के लिए, दोनों ही बात सही है। पर अब यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है, एक स्टेटमेंट दे रखा है और ये स्टेटमेंट किसने दिया था यही हमसे पूछा जा रहा है। और स्टेटमेंट वो क्या था, यू आर अ ह्यूमन बींग, यू हैव राइट इनहेरेंट इन दैट रियलिटी, यू हैव डिग्निटी एंड वर्थ दैट एग्जिस्ट प्रायर टू लॉ। ये जो स्टेटमेंट है ये लाइन बेथ लियोन का है, नेलॉन का है, ठीक है। लाइन बेथ नेलॉन का है, इंपॉर्टेंट है, मैंने गूगल से सर्च करा है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आपसे जो अगला पूछा जा रहा है, नो वन शैल बी सब्जेक्टेड टू आर्बिट्रेरी अरेस्ट एंड डिटेंशन अंडर विच आर्टिकल ऑफ द यूनाइटेड डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स दिस राइट हैज़ बिन डिक्लेयर्ड। तो ये जो प्रोविज़न है ये आर्टिकल 9 ऑफ यूनाइटेड डिक्लेरेशन में दे रखा है। आर्टिकल 9 में क्या दे रखा है, किसी को भी सब्जेक्ट नहीं किया जाएगा आर्बिट्रेरी अरेस्ट एंड डिटेंशन। ये एसेट नहीं है, अरेस्ट है, ठीक है। ये आर्टिकल 9 में मेंशन्ड है यूनाइटेड डिक्लेरेशन के। अब अगर हम आर्टिकल 5 देखें यूडीएचआर का, तो वो क्या था, आर्टिकल 5 रिलेटेड है टॉर्चर आर क्रूअल इन ह्यूमन आर डिग्रेडिंग ट्रीटमेंट आर पनिशमेंट, इससे जुड़ा हुआ है। आर्टिकल 7 क्या कहता है यूडीएचआर का, ऑल पीपल आर इक्वल बिफोर द लॉ। आर्टिकल 8 जो है वो क्या कहता है यूडीएचआर का, आर्टिकल 8 कहता है गारंटी, आर्टिकल 8 हमें गारंटी करता है कि हमारा जो राइट टू सीक जस्टिस होगा हमारे पास, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हमसे पूछा जा रहा है जो सेक्शन 19 है प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स का 1993 का, वो क्या प्रोवाइड करता है, ये प्रोवाइड करता है प्रोटेक्शन टू मेंबर ऑफ आर्म्ड फोर्स। तो यहाँ पे आर्मी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। अब देखो आपका जो अगला क्वेश्चन है ये केस लॉ बेस्ड है। तो इसमें आपसे पूछा जा रहा है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग केस ज्यूरिस्प्रूडेंशियल बेसिस ऑफ द प्रिंसिपल टू अवॉर्ड कंपनसेशन फॉर वायलेटिंग ह्यूमन राइट्स हैज़ बिन लेड डाउन बाय द सुप्रीम कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट ने किस केस में ये कहा था कि अगर वर्क प्लेस पे किसी का ह्यूमन राइट्स का वायलेशन होता है तो उसे कंपनसेशन मिलना चाहिए। तो ये बात सुप्रीम कोर्ट ने नीलाभती बेहरा वर्सेस स्टेट ऑफ उड़ीसा के केस में कहा था। ये केस कब का है, 1993 का है। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो 4th है ना। ये जो केस है नीलाभती बेहरा वर्सेस स्टेट ऑफ उड़ीसा का है। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था कि अगर किसी का वर्क प्लेस पे किसी का ह्यूमन राइट्स वायलेशन होता है तो उसको जो अथॉरिटी है कंपनसेशन देगी। अब देखो कुछ इन्फॉर्मेशन पर्पज से, जो विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान का केस है यह क्या फोकस करता है, ये फोकस करता है गाइडलाइन जो कि प्रिवेंट करता है सेक्सुअल हेरासमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस, है ना। तो ये इसलिए था विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान में गाइडलाइन दी हुई है कि सेक्सुअल हेरासमेंट को प्रिवेंट किया जाना चाहिए, है ना, वुमेन के वर्क प्लेस पे। मेनका गांधी वर्सेस यूआई का जो केस है यूनियन ऑफ इंडिया का, वो जस्ट एंड फेयर के लिए था, है ना, रिजनेबल जस्टिस के लिए था। अब देखो यहाँ पे जो रतलाम म्यूनिसिपालिटी वर्सेस वादी चंद का जो केस है, ये जो केस है ये किससे जुड़ा हुआ है, ये ट्रांसफॉर्म करता है स्कोप ऑफ पब्लिक नुआसांस जो कि हमारे सेक्शन 133 ऑफ सीआरपीसी में मेंशन्ड है। अब देखो आपका जो अगला क्वेश्चन है यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है, अगेन ह्यूमन राइट्स को क्लासीफाई किया गया है 3 कैटेगरी में।
जो पहला जनरेशन है वो लिबर्टी मतलब पहला जो पहला जनरेशन है ह्यूमन राइट्स का वो सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स के लिए था। इसमें जो थीम था वो क्या था, लिबर्टी होनी चाहिए। जो दूसरा जनरेशन है वो किसके लिए था, दूसरा जनरेशन जो है वो किससे रिलेटेड है, इकोनॉमिक सोशल एंड कल्चरल राइट्स। इसका जो थीम था वो क्या था, इक्वालिटी। अब जो तीसरा जनरेशन है उसका क्या वो किससे रिलेटेड है, कलेक्टिव एंड सॉलिडेरिटी राइट्स से, ठीक है। तो इसका जो थीम है थर्ड जनरेशन का वो फ्रैटर्निटी है। अब यहाँ पे आपसे अगेन पूछा जा रहा है कि जो 3 कैटेगरी है ह्यूमन राइट्स का उसको किसने क्लासीफाई किया था। देखो अगर ऑप्शन में करेल वाशक दिया है तो इनको मेंशन करना होगा, अगर नहीं दिया है तो लुइस बी सुहान, ठीक है। करेल वाशक ने 1979 में 3 जो जनरेशन है ह्यूमन राइट्स के उसको क्लासीफाई किया था, जो कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन में जो आइडियोलॉजी थी डेट इज़ लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, उनके बेसिस पे तीनों जनरेशन को क्लासीफाई किया था। किन्होंने, कैरल वेसैक ने। अब देखो आपका जो अगला क्वेश्चन है अगेन हमसे पूछा जा रहा है, एवरीवन हैज़ द राइट टू रिकॉग्निशन एवरीवेयर एज ए पर्सन बिफोर द लॉ। ये जो प्रोविज़न है ये यूनाइटेड डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स के आर्टिकल 6 में दे रखा है। और कुछ इन्फॉर्मेशन पर्पज से देखो तो आर्टिकल 7 जो है वो क्या है, आर्टिकल 7 यूडीएचआर का कहता है ऑल पीपल आर इक्वल बिफोर द लॉ। आर्टिकल 8 क्या कहता है, आर्टिकल 8 यूडीएचआर का गारंटी करता है कि वो राइट टू सीक जस्टिस। आर्टिकल 9 जो है वो क्या कहता है, आर्टिकल 9 जो है वो कहता है नो वन शैल बी सब्जेक्ट टू आर्बिट्रेरी अरेस्ट एंड डिटेंशन, है ना, अरेस्ट है, ठीक है, अरेस्ट एंड डिटेंशन, ये आर्टिकल 9 कहता है यूडीएचआर का। अब देखो आपका जो अगला क्वेश्चन है इन्होंने यहाँ पे पूछ रखा है, जो यूनाइटेड नेशन हाई कमीशन फॉर रिफ्यूजी है ये कब इस्टेब्लिश हुआ था। तो देखो जो इसका इस्टेब्लिशमेंट तो हुआ था 14 दिसंबर 1950 को, बट जो एजेंसी है एजेंसी ने इसे ऑफिशियली ऑपरेशन में कब लाया था, 1 जनवरी 1951 को। अब यहाँ पे आपसे एक और क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि जो मोस्ट ग्लेरिंग इंस्टांस है ऑफ वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स इज कंटिन्यूइंग पॉवर्टी एमंग मासेस इन द कंट्री। ये जो स्टेटमेंट है ये किसने कहा था, जस्टिस एएस आनंद ने। जो जस्टिस एएस आनंद है इन्होंने सर्व करा था एज ए चेयरपर्सन एनएचसीआर का, और ये हमारे फॉर्मर सीजीआई भी रहे हैं, ठीक है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। अब यहाँ पे अगेन हमें मैच द कॉलम करने को आया है, तो मैग्ना कार्टा 1215 में आया, पिटिशन ऑफ राइट्स 1628 में, इंग्लिश बिल ऑफ राइट्स 1689 में, यूएन बिल ऑफ राइट्स 1789 में। डैट मीन्स यहाँ पे देखो ऐसे क्वेश्चन जरूर आएगा, पिटिशन ऑफ राइट्स 1628 में आया, 1628 मतलब बिफोर इंग्लिश बिल राइट्स, ठीक है। सो हमने आज अपना पहला सेशन कवर कर लिया, ऐसे ही आगे और क्वेश्चंस करेंगे। थैंक यू।